नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल ढाका एक बार फिर से इस चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिसका इंटरव्यू लेने वाले हैं वो ये हमारे दोस्त हैं, दिव्यांशु जी हैं। इनके बारे में आज हम बात बताएंगे आपको कि कैसे ग्रुप डी की जॉब छोड़कर आज ये स्टेशन मास्टर लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक का इनका कैसा सफर रहा, किस किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई करी, क्या क्या इनको समस्याएं हुई, कैसे इनकी ड्यूटी रहती थी वहां पे, आज यहाँ तक जैसे पहुंचे हैं। तो जो भी इनका पूरा सफर रहा उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं के द्वारा। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ जी दिव्यांशु जी। धन्यवाद राहुल जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिव्यांशु कुमार है। मैं बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और अभी मैं स्टेशन मास्टर इनिशियल कोर्स जेडआरटीआई गाजीपुर में ट्रेनिंग कर रहा हूं। इससे पहले मैं रेलवे ग्रुप डी में एज ए ट्रैक मेंटेनर पद पर सेंट्रल रेलवे भुसावल में कार्यरत था। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आपने क्या पढ़ाई की है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा आपका? जी, मैं ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स से मगध यूनिवर्सिटी से किया है। मेरा सेशन 2015 से 18 था। मैं फरवरी 2019 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर जुलाई 2019 में सेंट्रल रेलवे भुसावल में ट्रैक मेंटेनर पद को ज्वाइन किया था। 2019 के अंदर ही आपकी ग्रेजुएशन हुई और 2019 के अंदर ही आपने, जैसे आपने 18 में ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की, 15 से 18 जी जी, मेरा सेशन 15 से 18 था और 2019 के अंदर ही आपकी जॉब लगी जी। तो बहुत आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा आपको, मुझे लगता है। जहां तक आपको जो बेरोजगारी का जो सामना आजकल जो युवक करते हैं उस बेरोजगारी को आपको, मुझे लगता है, फील नहीं करना पड़ा आपको। टाइम पे ही आपको जॉब मिल गई है, बहुत अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तैयारी कब शुरू की थी? आपने ग्रेजुएशन के टाइम में ही शुरू करी थी या फिर उसके बाद आपने सोचा कि जो भाई 6 महीने की तैयारी की, वो साल भर की, क्योंकि 18 में आप पास आउट हुए, 19 में आपने ज्वाइन कर लिया। तो कब स्टार्ट की थी आपने ग्रेजुएशन तैयारी, कब स्टार्ट की? बिल्कुल राहुल जी, मैंने इस बेरोजगारी के दौर में बहुत कम ही समय बिताया है, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी करता रहा। और इस बीच में मैंने एसएससी का ही फॉर्म अक्सर भरता था। इसमें मेरा सीएचएसएल फाइनल मेरिट से आउट हुआ तथा एमटीएस में भी कुछ नंबरों से मैं फाइनल मेरिट आउट हुआ हूँ। इसी बीच में 2018 ग्रुप डी का फॉर्म आया और मैंने सेंट्रल रेलवे से फॉर्म भरा। तो क्या आपने स्टार्टिंग में ही सोचा था कि मुझे रेलवे के अंदर जाना है या फिर एसएससी को ही टारगेट लेके आप तैयारी कर रहे थे? जी, मैं ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं रेलवे को ही टारगेट किया। मैं मेनली एसएससी पे फोकस कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ जितने भी सीनियर्स थे वो अक्सर एसएससी में ही लगे हुए थे और उन्होंने अभी बहुत सारे पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन है। कुछ मेरे सीनियर्स टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स में भी है। उन्हीं को देख के मैंने एसएससी की तैयारी स्टार्ट किया। एसएससी से आपने तैयारी चालू करी और उसके बाद में आपको फॉर्म फिल करना पड़ा रेलवे का। तो इसके बारे में आपको कोई यूं तो नहीं लगा कि भाई रेलवे के अंदर तो मुझे जाना नहीं है लेकिन मैं फिर भी फॉर्म फिल कर देता हूँ, या फिर एक आपने सोचा कि जॉब सिक्योरिटी के लिए आपने फॉर्म फिल किया था? बिल्कुल राहुल जी, आजकल जितने भी प्रतिभागी अक्सर कोई एक डिपार्टमेंट को देख के तैयारी नहीं करते। वो एसएससी हो या रेलवे या बैंक हो, सब फॉर्म भरते हैं, मगर उनमें से उनका जिसमें सिलेक्शन हो जाता है वे चले जाते हैं, फिर आगे की रणनीति तय करते हैं कि आगे क्या करना है। इसी तरह मैंने भी रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा, एसएससी का भी फॉर्म भरा और जिस टाइम ज्वाइनिंग नहीं हुई थी उसी टाइम मैंने एनटीपीसी का भी फॉर्म भरा था। इसी बीच ग्रुप डी का हो जाने के बाद मैंने लगभग, सबसे पहले ग्रुप डी के बारे में आप बात करते हैं। ग्रुप डी में आपने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स के बाद में आपने फिजिकल दिया, फिजिकल बाद में डॉक्यूमेंट, मेडिकल वगैरह सारा प्रोसीजर आपने पूरा कंप्लीट किया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे प्री में आपके कितने मार्क्स स्कोर किया आपने अराउंड? जी, मेरे प्री में 92 मार्क्स थे। ये आपके रॉ मार्क्स थे या फिर ये जो बढ़ के आते हैं जो नॉर्मलाइज मार्क्स थे? मेरे रॉ मार्क्स थे 78 थे। रॉ मार्क्स आपके 78 थे, नॉर्मलाइज मार्क्स फिर आपके 92 मार्क्स। जी जी जी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले प्रेफरेंसेस क्या दी थी इसके अंदर, ग्रुप डी के अंदर? अपने प्रेफरेंस के बारे में आपको पहले से पता था या फिर कोई स्पेशलाइज आपने? ग्रुप डी में जब फॉर्म भरा रहा था तो उस टाइम प्रेफरेंस मांग रहे थे, मगर मुझे रेलवे के बारे में सही से जानकारी ना होने से तथा मेरे पास जितने भी मेरे सीनियर्स थे वो रेलवे में ना होने के कारण इसकी जानकारी नहीं थी। इसलिए मैंने जिस पोस्ट की वैकेंसी ज्यादा थी उसको पहली वरीयता दी तथा जिस पोस्ट की संख्या कम थी उसको अंतिम वरीयता दी। तो सबसे पहले आपने प्रायोरिटी क्या दी थी उस टाइम आपने? मैंने 2018 में ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर की प्रायोरिटी दी थी और सबसे अंत में हॉस्पिटल अटेंडेंट की प्रायोरिटी दी थी। सबसे जो पहली प्रायोरिटी आपने जो ट्रैक मेंटेनेंस की दी थी वही आपको मिल गई? जी जी, बिल्कुल। लेकिन अगर अभी इस सिचुएशन में अगर आप रहते, अभी सपोज अभी हाल ही में ग्रुप डी के और फॉर्म आने वाले हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे कि कौन सी वरीयता देनी चाहिए? सबसे अच्छी पोस्ट अगर आज आपको फिर से आपको फॉर्म फिल करने का मौका मिलता तो आप किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते आज? अभी ग्रुप डी में मैं सबसे अच्छा और सबसे सेफ जॉब मानता हूँ हॉस्पिटल अटेंडेंट को, क्योंकि इसमें जो वर्क ऑफ नेचर है बहुत अच्छी है।
ये नहीं पता चलता है ये कि ग्रुप डी टाइप का जॉब है। उसके बाद मैं पॉइंट्समैन को देना चाहूंगा, क्योंकि पॉइंट्समैन में जो वर्किंग है, मगर इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। लोग बहुत जल्दी से गार्ड, टीसी, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं इसमें। तो आपने, चलो कोई बात है, अब मान लिया कि सबसे पहले हॉस्पिटल अटेंडेंट को आपको देना चाहते जी हो। जी हॉस्पिटल अटेंडेंट में आपको मैक्सिमम हॉस्पिटल के अंदर ही काम करना पड़ता होगा, जी जी। मेडिकल और सेक्टर के अंदर ही आपको जी काम जी करना जी, पड़ता और होगा। इसमें अदर अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे कि संक्रमण भत्ता है, शायद 4100 या 4200 रुपये पर मंथ मिलता है अदर अलाउंस के अलग। प्लस बड़े सिटीज में ये जॉब मिलता है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं रेलवे के, वहीं। ओके, अब हम आपकी बात करते हैं आपकी जॉब के बारे में। जो फिलहाल आपने जॉब कर रहे थे, आप ट्रैक मेंटेनेंस 4 के बारे जी जी 4 जी के था। हाँ जी, तो ट्रैक मेंटेनेंस के अंदर कितनी ये पोस्टें होती है? ट्रैक मेंटेनेंस 1 2 3 ऐसे कुछ सुना है हमने, तो जी उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, इनमें जी। क्या फर्क ट्रैक होता है और ट्रैक आप किस से थे? जी, अभी मैं जब ज्वाइन किया था 2019 में, तो ट्रैक मेंटेनर 4 पे ज्वाइन किया था। फिर प्रमोशन 4-5 साल के बाद ट्रैक मेंटेनर 3, ट्रैक मेंटेनर 2, तो आपने ट्रैक कितने मेंटेनर। साल वहां पे जॉब किया आपने? जी, मैं लगभग 3.5 साल वहां पे ज्वाइन साढ़े किया। 3 साल के अंदर क्या आपको वहां पे प्रमोशन वगैरह हुआ आपका वहां पे? नहीं नहीं, उस टाइम तक प्रमोशन मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि जो जितने भी मेरे से पहले वाले कलीग्स थे उनका 1800 था, तो हम लोग के आने के बाद उनको 1900 किया गया। फिर अगली वैकेंसी जब आती तब हम लोग को 1900 कर दिया जाता। तो स्टार्टिंग में आपने तैयारी आपने एसएससी के हिसाब से की, और उसके बाद में आप सोचते हो कि आपको लेवल 1 के लेवल की आपको जॉब मिली थी, तो क्या आप अंदर से सेटिस्फाई थे कि मुझे, कि हाँ, एक बेरोजगारी के नाम पे ही कि बस मैं बेरोजगार नहीं हूँ, उसी में आप संतुष्ट थे, या फिर सोचते थे कि नहीं, मुझे और आगे के लिए प्रिपरेशन करना है? नहीं नहीं, मैं उस जॉब से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मैं एसएससी का कैंडिडेट रह चुका हूँ और मेरी मैथ और रीजनिंग बैकग्राउंड अच्छी थी। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में मैथ और रीजनिंग में फुल मार्क्स मार्क्स उठाया। इसलिए मैं उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उसका जो वर्क ऑफ नेचर था, फील्ड ड्यूटी था, धूप में काम करना पड़ता था, खुली बरसात में काम करना था, ठंड के दिनों में पटरियों पे घूमना पड़ता था। तो हम इस, ये जानना चाहेंगे, जैसे एसएससी की आपने प्रिपरेशन की और उसके बाद में आपने रेलवे के अंदर आए, तो सिलेबस के अंदर कितना डिफरेंसेस आपको महसूस हुआ? क्या जो डिफिकल्टी लेवल था उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस नजर आए, या फिर कोई स्पेशल पोर्शन जो आपको एसएससी के अंदर करना पड़ता था यहाँ नहीं करना पड़ता, या फिर यहाँ पे करना पड़ रहा है, एसएससी में वो चीजें नहीं थी? क्या कोई डिफरेंशिएट कर पाते हैं आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप? मैंने हाल के दिनों से 2018 से लगभग यही देख रहा है कि रेलवे भी अपनी पैटर्न बदल रही है। वो भी एसएससी के मैथ और रीजनिंग को अपने में कंबाइन कर रही है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अभी रेलवे और एसएससी के मैथ रीजनिंग में ज्यादा फर्क तो नहीं है, मगर हाँ, बोल सकते हैं कि लगभग इक्वल ही है। इसलिए हाँ, अगर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेलवे कोई टफ एग्जाम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी लोग, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, वो अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो अगर उनकी इंग्लिश वीक है तो वो रेलवे के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि रेलवे के अंदर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। जो नॉर्मल आपकी मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग होगी उसी के दम पर आप कुल मिला के रेलवे के एग्जाम फाइट कर सकते हो। तो हम अब आपसे आगे जानना चाहेंगे कि किस लेवल पे आपको ड्यूटी करनी पड़ती थी वहां पे, कैसी ड्यूटी रहती थी आपकी, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। क्या ड्यूटी थी आपकी, क्या काम करना पड़ता था आपको? ट्रैक मेंटेनर 4 में जैसे ही मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया था, तो 1-2 दिन तक तो कोई वर्क नहीं कराया गया, मगर जैसे ही तीसरे चौथे दिन हुआ, खुले आसमान के नीचे वर्षा हो रही थी और हम लोगों को काम करना पड़ रहा था। तो मुझे बहुत खराब लगा इस बीच में, ये एक ऐसी ड्यूटी है जो फील्ड वर्क में खुले आसमान के नीचे वर्षा हो रही है और हम लोग कंटिन्यू ड्यूटी में लगे हुए हैं। कितने घंटे ड्यूटी अराउंड करनी पड़ती थी आपको पर डे के हिसाब से, अगर हम देखना चाहें तो? जैसे नॉर्मल, अब अगर लेबर लॉ के हिसाब से हम नॉर्मल देखते हैं तो 8 घंटे का ऑन एन एवरेज होता है, 8 घंटे पर डे आपको काम करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे ट्रैक मेंटेनेंस में आपको कितना काम करना पड़ता था वहाँ पे? जी, ट्रैक मेंटेनर में सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक वर्किंग रहता था, मगर इस बीच में 7 से लेके शाम को 6 बजे तक, बोलो तो 11 घंटे आप डेली काम करते थे वहाँ पे। मगर इस बीच में 2 घंटे या 2.5 घंटे का ब्रेक दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम रेल की पटरियां गर्म होती थी, जिसके कारण वर्किंग में वहाँ पे बकलिंग होने का चांस रहता था। अच्छा, तो आफ्टरनून में आपको जब 2 से 2.5 घंटे, जी, तो उस वजह से आपको उस टाइम काम करने के लिए मना किया जाता था। जी जी जी। आप कितना सामान लेके जाते थे? जैसे हमने देखा आपकी तो यूनिफॉर्म भी बहुत अलग ऑरेंज कलर की यूनिफॉर्म है, ताकि जो कि दूर से रिफ्लेक्ट करके, जैसे लोको पायलट को पता चल जाता है, दूर से पता चल जाता है कि हाँ भाई, वहाँ पे ऊपर एक रेलवे कर्मचारी काम कर रहा है। तो एक तो यूनिफॉर्म का आपने देखा, उसके बाद आप कितना सामान लेके जाते थे? जी, अक्सर ऐसे रेलवे में तो 5 सामान ले जाने का रूल है ट्रैक मेंटेनर 4 को, मगर अक्सर हम लोग वही इक्विपमेंट ले जाते थे जो बहुत काम है, मगर इसमें से बहुत अधिक वजनदार के सामान है, जैसे पहाड़ी बोलते हैं, जो 15 केजी। थोड़ा बोला जाएगा या फिर उससे सब्बल नहीं, को नहीं, पहाड़ी बोल रहे हैं? सब्बल को बोल रहे हैं। सब्बल को आप बोल रहे हैं? लगभग 15 ये केजी। सब्बल के बारे में मैंने सुना है कि रेलवे आपको अलग सब्बल देती है और लोग अपनी पर्सनल खुद अलग से खरीद लेते हैं, फिर रेलवे वाली ज्यादा हेवी होती है? जी जी जी, रेलवे वाली ही हम लोग यूज करते थे सेंट्रल रेलवे भुसावल में। अराउंड कितने केजी की होती है? लगभग 15 केजी का होता था। 15 केजी की होती है। उसके साथ एक हैमर ले जाना पड़ता था जो कि 4-5 केजी का रहता था, एक पंजा लेके जाना पड़ता था जो गिट्टी को
खींचने के काम आता था, और भी कुछ सामान होते थे उन्हें भी ले जाना पड़ता था। तो आपको नाइट ड्यूटी कितनी करनी पड़ती थी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डे में आपको काम करना होगा, आपको नाइट में भी काम करना जी पड़ता होगा। जी, रेलवे 24 घंटे चलती है, इसलिए ट्रैक मेंटेनर का काम रात में भी है, तो उन्हें रात में पेट्रोलिंग पे भेजा जाता था। सेंट्रल रेलवे भुसावल के अकॉर्डिंग वहाँ पे नाइट ड्यूटी की पेट्रोलिंग 11 बजे रात से यानी 23 से सवेरे 7 बजे तक होती थी। तो रात को जब आप ड्यूटी करते थे आपको किस किस समस्या का सामना करना पड़ता? आप कंफर्टेबल रात में होते थे या दिन में होते थे? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी, मुझे दिन से ज्यादा रात कंफर्टेबल होती थी, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं है कहीं आप सोने के चक्कर में सोचते हैं, ऐसा तो नहीं होता था कहीं सोने का तो मौका मिलता नहीं होगा? नहीं, ट्रैक मेंटेनर ऐसी पोस्ट है जहाँ पे सजग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जिम्मेदार, हाँ जिम्मेदार पोस्ट है, क्योंकि अगर पटरियों को कुछ भी हुआ तो इसका सीधा इफेक्ट पब्लिक को पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी अगर डिरेल हुई या किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम हुई। इसलिए रेलवे में अगर सबसे सच्चा बोला जाए वर्क ड्यूटी में, यानी कि सैनिक का जो ड्यूटी है वो ट्रैक मेंटेनर 4 का ही है। तो आपको नाइट में कितने घंटे ड्यूटी करना पड़ता था? नाइट में मुझे 23 से लेके 7 बजे तक करना पड़ता। रात को 11 बजे से लेके 7 बजे, मतलब प्रॉपर्ली रात को 8 घंटे आपको प्रॉपर्ली काम करना पड़ता था। जी जी। आपको किस किस टाइप की समस्याएं होती थी आपको? जैसे कोई सांप वगैरह आ गया, कभी कोई बिच्छू आ गया, कभी कोई अगल बगल के लोग गांव वाले भी आके हो सकता है परेशान करते हो, कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ वाकया जो आप बताना चाहें हमारे साथियों को कि क्या क्या समस्याएं होती हैं? जैसे हम लोग रात की 11 बजे ड्यूटी के लिए निकलते थे तो पूरी सेफ्टी के साथ निकलते थे, मगर जैसे ही पटरिया पे जाते थे तो बिच्छू, सांप ये सब का मिलना कॉमन होता था। कितनी बार मैंने सांप से बचा है, जिसका मैंने अपने मोबाइल में मेरे फोटोज भी है, तथा अक्सर वर्षा के दिनों में पानी ऊपर से आती रहती थी, हम लोग भीगते जाते थे, और उधर से जब गाड़ी आती थी तो बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि अगर ट्रैक के साइड जाए तो उधर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह रहते थे, तो अक्सर डर का भी आपको बताना चाहूँ, कई बार जैसे हम लोको पायलट थे तो हम गाड़ी जब चलाते थे तो ट्रैक के ऊपर से हमारी भी ट्रेन से कई बार सांप वगैरह कट जाया करते थे। तो जैसे कोई जानवर वगैरह कट जाता है तो क्योंकि लोको पायलट तो रुकता नहीं है, जैसे कोई भेड़ होगी, कुत्ता बिल्ली कट गए, तो क्या उसको हटाने की जिम्मेदारी भी ट्रैकमैन की होती है? उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल, अगर कोई कुत्ता या बकरी कुछ भी मर गई पटरी पे तो इसका ये ट्रैक मेंटेनर क्या करता था, उसे पटरी के साइड कर दिया जाता था ताकि ट्रैक सुरक्षित रहे। वो सारी चीज। और आपका जो ड्यूटी लगाने का काम करता था वो सुपरवाइज कौन करता था? आपको ड्यूटियां कौन लगाता था आपकी? ऐसे तो हमारे सेक्शन में मेट ड्यूटी लगाते थे, मगर उन्हें एसएससी या जेई के द्वारा यह अधिकार दिया गया था कि आप इनका ड्यूटी लगाएं कि किन्हें किस टाइम भेजना है, किसको कहाँ भेजना है। तो अगर आप चाहें, अगर आप उनको रिक्वेस्ट करते थे कि भाई मेरी पढ़ाई है, तो हो सकता है कोई आपको लाइट काम दे दिया जाता था? ऐसा कभी कुछ आपको बेनिफिट मिला कभी आपको कि नहीं चलो ये पढ़ाई कर रहा है? कभी आपने उन्हें बताया हो कि देखो भाई कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा एक रिलैक्सेशन के भाव से उन्होंने कभी आपको कभी मदद की हो तो आप बताना चाहेंगे कभी? ऐसे मैंने तो बताया तो नहीं है, मगर जब मेरा पीटी और मेंस क्लियर हो गया था ये स्टेशन मास्टर का, तो मैंने साइको और टाइपिंग के लिए अपने मेट महोदय यानी ट्रैक मेंटेनर 1 को मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे नाइट ड्यूटी दे दिया जाए ताकि मैं आराम से साइको और टाइपिंग का तैयारी कर सकूं, क्योंकि दिन में जब भी काम करते थे तो मेरा पूरा हाथ बॉडी वगैरह दर्द करता था, जिसके कारण मैं टाइपिंग प्रॉपर वे में मार नहीं पाता था। जाना और वो सारी चीजें करना, उसके बाद में टाइपिंग अक्सर गर्मियों के दिनों में जब भी रेलवे में पैकिंग का काम चलता था, जिसमें कि सब्बल से गिट्टी को कूटना पड़ता था, तो अक्सर मेरे हाथों में फोड़े हो जाते थे, जिससे कि हमको टाइपिंग करने या वहां मैं अक्सर खाना खुद बना के खाता था, जिससे वहां भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो ये जैसे आप काम के लिए जाते हैं तो आप एक इंडिविजुअल आदमी काम के लिए जाते हो या फिर आप ग्रुप के अंदर काम के लिए जाते हो? कभी भी जब आपको जाना होता है? मेनली ट्रैक मेंटेनर ग्रुप का ही ड्यूटी है, इसीलिए इसको गैंगमैन भी कहते हैं, क्योंकि ये गैंगमैन ड्यूटी होती है। मगर कुछ वर्क ऐसे है जैसे कि कीमैन, वो अकेले ड्यूटी करते हैं, उनका सेक्शन 3 किलोमीटर का होता है, वो मॉर्निंग में सवेरे 6 बजे जाते हैं अपने सेक्शन 3 किलोमीटर, पटरियों को चेक करते हुए वापस 10 बजे तक पटरियों को चेक करके आते हैं। ये आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते हो तो उन्हें क्या पता रहता है कि आप प्रॉपर्ली गए हैं या नहीं गए हैं? उसका रिकॉर्डिंग कैसे रखते हैं आपसे? इसके लिए रेलवे ने जीपीएस दिया है, जिसके अकॉर्डिंग एसएससी, पीवे ये सब अक्सर मॉनिटराइज करते रहते थे कि ये आपके क्या फोन के अंदर जीपीएस से ट्रैक किया जाता था आपको, या फिर स्पेशली डिवाइस दिया जाता था? एक जीपीएस डिवाइस दिया जाता था रेलवे के थ्रू। उस डिवाइस के थ्रू आपको ट्रैक किया जाता है कि आप प्रॉपर्ली आप वहां तक गए हो या नहीं गए हो? अगर कोई रेल कर्मचारी किसी कारणवश नहीं जाता था तो उससे वो पता लगा लेते थे कि किसने प्रॉपर वे में ड्यूटी नहीं किया था, मगर अक्सर ट्रैक मेंटेनर अपनी पूरी ड्यूटी सत्य एवं कर्मनिष्ठा से करते थे। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, जैसे हम लोगों का हम कई बार देखते हैं ट्रैक मेंटेनेंस हमें एक बोर्ड दिखाते हैं, उस बोर्ड के ऊपर कुछ नंबर लिखे रहते हैं। जी जी। वो नंबर हमें बार बार दिखाया जाता है, हम फिर विसिल मार के उसको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ भाई
हमने आपका वो देख लिया, वो क्यों दिखाया जाता है, उसका कोई रीजन? वो आपको अक्सर कीमैन दिखाया करते हैं, क्योंकि वो अच्छा। दिखाते हैं कि मैं जिस यूनिट में था उसका नाम 5 था, और अच्छा, अगर अच्छा। एक साइड कीमैन 5 पे रहते थे, एक साइड कीमैन 5 भी रहते थे, अच्छा, तो अच्छा। अक्सर लोको पायलट जब भी जाते थे तो कीमैन उन्हें यह दर्शाते थे कि ये 5A यूनिट की यहाँ पे कीमैन ड्यूटी काम कर रही है। अच्छा, अच्छा। तो वहां पे उस टफ सिचुएशन में आपने काम किया, उसके बाद में भी आप फिर से, आपने बताया आपने एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया था और आप उसी की अपनी तैयारी चालू करी, तो बीच में आपने यूं नहीं सोचा कि अब मैं रेलवे में काम कर रहा हूँ, रेलवे को स्विच करके मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ? आपने दोबारा से एसएससी की तरफ कदम रखे हो या कोई एग्जाम दिए हो? क्या रिजल्ट रहा आपका उसके बाद में, ज्वाइन करने के बाद में क्या रिजल्ट रहे, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल राहुल जी, मैंने एसएससी का प्रिपरेशन तैयारी रहा, मगर ड्यूटी मेरी ऐसी थी कि 7 बजे मॉर्निंग से लेके 6 बजे तक शाम तक ड्यूटी करते हुए मुझे इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग प्रॉपर वे में सही टाइम नहीं दे पा रहा था। इसके लिए मैं देख रहा था कि जीके भी प्रॉपर वे में तैयारी नहीं हो रही है और इंग्लिश भी तैयारी नहीं हो रही, इसलिए मैंने एसएससी को थोड़ा साइड करके रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला था और मेरे सेंट्रल रेलवे में जीडीसी का भी एग्जाम होने वाला था, इसके लिए मैं मैथ, रीजनिंग और जीके को फोकस किया। जीडीसी क्या होता है, थोड़ा जीडीसी के बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताएं आप, जीडीसी के बारे में अपने चर्चा करी। जीडीसी का फुल फॉर्म होता है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें उसी रेल के कर्मचारी भर सकते हैं जो वहां पे वर्किंग कर रहे हो। तो उस जीडीसी के लिए, जीडीसी के अंदर जो सिलेबस रहता है वो बाहर जो नॉर्मल आप आरआरबी का जो सिलेबस रहता है, क्या वही सिलेबस रहता है, फिर उसके लिए कोई फ्रेश अलग से रेलवे डिजाइन करता है कि ये सिलेबस की चीजें पूछी जाएंगी उसके रिगार्डिंग कुछ? नहीं, जीडीसी का जो एग्जाम होता है वो आरआरबी पैटर्न का होता है और इसका कंडक्ट भी आरआरसी करती है। अच्छा, आरआरसी ही कंडक्ट करती है? जी जी। ओके, तो सेम वही प्रोसीजर रहता है पूरा, जैसे भाई सपोज किसी भी एग्जाम के लिए प्री और मेंस है, तो वहां पे भी क्या प्री मेंस लिए जाते हैं जीडीसी के अंदर, या फिर सिंगल पेपर के थ्रू ही आपको सिलेक्शन ले लिया जाता है? जीडीसी में तो ऐसे सिंगल पेपर सिस्टम है कि वहां पे एक पेपर देके और जो भी अदर पॉसिबिलिटी है, जैसे स्टेशन मास्टर का पोस्ट आया जीडीसी में तो पीटी दीजिए और उसके बाद साइको, और अगर टाइपिंग वाली पोस्ट है तो पीटी देके वो टाइपिंग देने की जरूरत पड़ती है। वहां तो आपने काफी टफ जॉब करी, उसके बाद में आपने कैसे सोचा कि स्टेशन मास्टर ही क्या आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, या आपको पहले से पता था कि नहीं मेरे को तो कोई भी पोस्ट मिल जाए एनटीपीसी के थ्रू, या फिर पर्टिकुलर नहीं मेरे को वही पोस्ट चाहिए स्पेशलाइज्ड, ऐसा कुछ आपका? इसके लिए मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि मेरे जितने भी सराउंडिंग्स में मेरे सीनियर्स थे वो रेलवे से जुड़े नहीं थे, वो एसएससी से जुड़े हुए थे। मैं आपको एनटीपीसी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। एनटीपीसी के अंदर जैसे लेवल 2 की वैकेंसी थी, लेवल 3 की थी, 4 की तो कुछ जगह नहीं थी, और 5 और 6 की वैकेंसीज थी, तो आपने उनके अंदर भी कोई पर्टिकुलर डिसाइड किया था कि भाई मेरे को सीसीटीसी चाहिए, सीनियर सीसीटीसी चाहिए, या फिर गार्ड चाहिए, या स्टेशन मास्टर चाहिए, कमर्शियल अप्रेंटिस चाहिए, आपको कौन सी चाहिए थी? कोई स्पेशलाइज्ड? रेलवे के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने पहले लेवल 6 को प्रायोरिटी दी थी, उसके बाद लेवल 5, उसके बाद लेवल 3, उसके बाद लेवल 2। मिला के आपने वर्किंग ऑफ जॉब उस टाइम भी आपने चूज नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ वही देखा कि हाँ किसका लेवल ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपने प्रायोरिटीज दी। क्योंकि ये फॉर्म मेरे जॉब से पहले भरा गया था, ये मार्च 2019 में फॉर्म भरे थे और मेरे रेलवे में आए नहीं थे, रेलवे में आए नहीं थे, और मेरा ज्वाइनिंग जो है जुलाई 2019 में हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम फिर से आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, अब वहां पर आप थे रेलवे के अंदर ऑलरेडी, तो वहां पे स्टेशन मास्टर से भी आपको शायद साइन करा के लेके आना होता है, जब आप पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो दूसरे स्टेशन के स्टेशन मास्टर साइन करा के लेके आना होता है? जी, वहाँ पे जैसे ही हम लोग ड्यूटी स्टार्ट करते थे तो स्टेशन मास्टर से साइन करवा के हम लोग को आगे जाना पड़ता था, फिर रात में बीच टाइम में यानी 3 बजे के आसपास फिर से स्टेशन मास्टर से साइन करवाना पड़ता था। फिर उन लोग का ड्यूटी देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि सारे डिपार्टमेंट के लोग उनसे आते हैं ये ब्लॉक लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए, सारा काम यानी वर्किंग वहीं से स्टार्ट। मिला के आपको एक जिम्मेदार, वो भी एक रेस्पॉन्सिबल वाली जॉब लगी कि हाँ यार ये तो बॉस टाइप की जॉब है, सारे लोग इसके पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो क्या आपने खुद उस टाइम स्टेशन मास्टर से जानने की कोशिश करी कि क्या आप खुद उस जॉब के बारे में कैसा महसूस करते हैं, उन्होंने आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया हो, उसके बारे में आप बताना चाहें हमें? जी, मैं पहले से भी रेलवे की जिम्मेदार पोस्ट पे था, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर एक बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट होता है, मगर जैसे मैंने स्टेशन मास्टर से मिला तो उनका वर्किंग ऑफ नेचर देख के बहुत अच्छा लगा कि ये एक बॉस टाइप की ड्यूटी है, पूरे स्टेशन के मालिक है 8 घंटे के लिए। उन्होंने कैसा बताया आपको कि क्या आपको आना चाहिए इस पोस्ट पे, या फिर उन्होंने सजेस्ट किया हो कि नहीं इससे बेटर है आप कमर्शियल अप्रेंटिस में जाइए या सीसीटीसी में जाइए, सीनियर सीसीटीसी गार्ड चाहिए, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था आपको इसके बारे में कुछ बताया? तो अक्सर यही सजेस्ट किया है कि जितने भी बड़े पोस्ट है वो अच्छे होते हैं। हाँ, उन्होंने ये बोला कि सीए मिल जाता एसएम से तो अच्छा रहता, मगर एसएम उन्होंने बहुत ही अच्छा पोस्ट बताया। सीए की तो बहुत लिमिटेड पोस्ट थी, कहीं 1 या 2 कहीं 5, बस इतनी कोई ज्यादा वैकेंसी। सेंट्रल रेलवे में शायद उस टाइम 21 पोस्ट थे। तो आपने उस टाइम जब ये एनटीपीसी का फॉर्म कहाँ से फिल किया आपने?
जी, मैं उस टाइम आरआरबी मुंबई से फॉर्म फिल किया था, मगर क्या हुआ कि वहाँ पे वैकेंसी ना होने की वजह से मुझे बाद में डाइवर्जन करके एनईआर गोरखपुर दे दिया गया। तो हम एक चीज और जानना पड़ा चाहेंगे कि ये जो फॉर्म फिलिंग आप करते हो, इसका कितना बड़ा योगदान होता है आपकी सिलेक्शन के लिए? क्योंकि कई बार होता है लोग आरआरबी इलाहाबाद से फॉर्म भर दिया, किसी ने आरआरबी पटना से भर दिया, किसी ने अजमेर से भर दिया, तो कितना वेरिएशंस आपको देखने मिलता है? हाँ, कुछ कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनका कट ऑफ मार्क्स ज्यादा जाता है, जैसे इलाहाबाद, कुछ कुछ और ऐसे एक चंडीगढ़ बोर्ड हो गया या कलकत्ता, इन सब में कट ऑफ ज्यादा जाता है। मगर मीडियम कट ऑफ देखा जाए तो आरआरबी मुंबई, आरआरबी सिकंदराबाद, इसलिए मैंने सेफ जॉब सिक्योर के लिए मैंने आरआरबी मुंबई भरा था, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होंगी उस टाइम। उस टाइम लगभग सेकंड पोजीशन पे जो वैकेंसी थी वो आरआरबी मुंबई की थी, फर्स्ट में आरआरबी इलाहाबाद का था। तो वहां पे आपने जैसे ही सिलेक्शन के लिए जो तैयारी, हम पूछना चाहेंगे, स्टेशन मास्टर आप अभी फिलहाल हैं, तो आपका तैयारी कैसी रही? प्री कैसा की तैयारी, स्पेशलाइज कैसी की आपने? प्री के बाद में आपने जब मेंस के लिए आए तो मेंस के लिए क्या प्री से अलग किस हिसाब से आपने तैयारी की? या फिर आपने कुछ छुट्टी लीव ली हो? भाई एजुकेशन लीव भी कई बार रेलवे के अंदर मिलती है कि आप विदाउट पे एलडब्ल्यूपी ले लीजिए 3 मंथ का, या फिर तो आपने कोई स्पेशलाइज लीव लेकर तैयारी की या फिर उसी ड्यूटी के दौरान ही आपने ये काम किया? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ड्यूटी के दौरान ही काम कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पीटी था तो रेलवे उस टाइम शायद 20 गुना अपना ले रही थी, सॉरी 8 गुना ले रही थी। तो मैं तैयारी कर रहा था तो लग रहा था कि आराम से निकल जाएगा पीटी, इसलिए मैंने ड्यूटी के दौरान ही अपनी तैयारी को भी जारी रखा और पीटी अच्छे नंबरों से 87 मार्क्स है मेरे पीटी में, और मैंने रेलवे के एनटीपीसी के सारे लेवल को क्लियर किया था। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, लेवल 5 के अंदर तक तो एक थर्ड पेपर साइको का नहीं होता है जी जी, लेकिन लेवल 6 के अंदर स्टेशन मास्टर के लिए स्पेशलाइज्ड साइको का भी एग्जाम होता है। जी जी। तो साइको के लिए आपने कोई अलग से अप्रोच की हो, कहीं अलग से कोचिंग लेनी पड़ी हो? क्योंकि साइको की कोचिंग पे हम देखते हैं अक्सर 5 से 7 दिन की कोचिंग होती है, उसके लिए नॉर्मल 2 से 4 हजार रुपए मिनिमम उनकी कोचिंग की फीसिस वगैरह होती है, तो कई लोग जाते हैं। तो क्या आप भी कोचिंग के लिए गए थे या फिर आपने सेल्फ किया साइको के लिए? मैंने साइको का तैयारी सेल्फ से किया था, ऑनलाइन एनके साइको नाम है क्लास है, वहां से मैंने अपना ऑनलाइन तैयारी स्टार्ट की थी साइको के लिए। तो क्या आपने टेक्स्ट बुक का भी यूज किया वहां पे? नहीं, मैं बस एनके साइको ही यूज किया करता था, क्योंकि मुझे एक पे कॉन्सेंट्रेट होकर काम करने में अच्छा लगता था। क्योंकि एनके का जैसा लेवल बताते हैं, जैसे क्योंकि मैंने खुद भी साइको दिया है, अभी मैं खुद भी इसके साथ ही स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने एनके साइको के टेस्ट वगैरह नहीं दिए हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के ही टेस्ट दिए थे और टेक्स्ट बुक के टेस्ट से ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इन्होंने टेक्स्ट बुक के भी सिलेक्शन टेस्ट वगैरह दिए थे और इन्होंने एनके के भी दिए थे, तो डिफरेंसेस वगैरह आपको कोई महसूस हुआ हो एनके की साइको के अंदर या फिर टेक्स्ट बुक के साइको के अंदर? मुझे जहां तक अच्छा लगा कि एनके साइको का जो टेस्ट था, बाद में जब एग्जाम दे दिए तो पता चला कि एनके साइको का जो टेस्ट था वो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे था, जबकि मुझे टेक्स्ट बुक में उतना समझ नहीं आया, इसलिए मैं ज्यादातर कोशिश यही करता था कि एनके साइको का ही टेस्ट। क्योंकि इस बार जैसे देखा गया था जो पैटर्न था बिल्कुल चेंज कर दिया था एकदम से, जो टाइमिंग का जो पहले उन्होंने बताया था कि भैया इस क्वेश्चन के लिए इतना टाइम मिलेंगे इतना टाइम मिलेंगे, लेकिन उनको समराइज कर करके सबका टाइमिंग अलग कर दिया गया था, तो इस वजह से कई लोगों को दिक्कत भी हुए। बहुत सारे लोग, जैसे शॉर्ट रूट टेस्ट में शायद 8 मिनट का टाइम दिया गया था, ऐसे नॉर्मली दे रहे थे पहले से, मगर इस बार क्या किए कि शॉर्ट रूट टेस्ट में 6 मिनट कर दिए, जिससे लड़के बहुत हड़बड़ा गए और शायद बहुतों का साइको खराब होने के कारण उनका सिलेक्शन ऐसे स्टेशन मास्टर पद पर नहीं हो पाया। तो अब आप यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, आपका सब कुछ हो गया, ये जो मार्क्स का आपने बताया प्री, मेंस और साइको, क्या तीनों के मार्क्स ऐड होते हैं या फिर किस किस के मार्क्स के बेस पे मेरिट बनती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। जी, स्टेशन मास्टर में जो मेरिट बनती है उसमें 70% जो मेरिट होती है वो मेंस की होती है और 30% जो मेरिट होती है वो साइको की होती है, दोनों को कंबाइंड जोड़कर उसके बाद फिर मेरिट बनाया जाता है, कंबाइंड करके मेरिट बनाई जाती है। जी जी, ठीक है। तो मेडिकल का जो इसका कैटेगरी है आपका स्टेशन मास्टर का, वो कौन सा कैटेगरी है? A1 तो जैसे लोको पायलट का A1 कैटेगरी होती है, तो स्टेशन मास्टर का क्या कैटेगरी होता है अभी? स्टेशन मास्टर का कैटेगरी A2 होता है, A2 कैटेगरी होना चाहिए। तो 6/6 आंखों की जरूरत है या फिर 6/9 भी चल जाता है इसके अंदर? स्टेशन मास्टर में 6/9 ही चल जाएगा। स्टेशन मास्टर में तो आई साइड भी जिसका कोई वीक हो 6/9 हो तो उसको कोई इतनी बड़ी इशू वाली बात नहीं है। अब हम इनसे ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, जैसे फिलहाल अभी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं अपने ट्रेनिंग के ड्यूटी के दौरान ट्रैक मेंटेनर में मैं अक्सर एसएससी का भी तैयारी करते रहता था, जिसमें मैंने सीपीओ में बहुत बार अपना पीटी क्वालिफाई करके अपना फिजिकल देने के लिए गया, मगर कभी कभी मेरा फिजिकल वहाँ पे प्रॉपर वे में तैयारी नहीं कर पाता था, अक्सर थक जाया करता था, क्योंकि धूप में काम करने के बाद आदमी का सारा
ब्लड बोल सकते हैं कि लगता था कि कोई किसी ने चूस लिया हो, ऐसा लगता था। वही तो देखो, एक चीज और है, जैसे ट्रैक के ऊपर जैसे काम करते हैं कई लोग, लापरवाही एक इसके अंदर कई चीजें बढ़ती जाती हैं जिसकी वजह से कई अनयूजुअल हो जाते हैं। तो अगर आप कभी भी, अगर आपको ट्रैकमैन हो सकता है कभी आपको ज्वाइन करनी पड़े कभी, तो कभी भी ईयरफोन लगा के काम नहीं करना। और कोई सावधानी आप जो बताना चाहेंगे जिससे आप सावधान रह सकें? जैसे डबल लाइन सेक्शन है जी जी, या सिंगल लाइन सेक्शन है, इसमें दोनों तरफ से गाड़ियां आती जाती जब ट्रैक मेंटेनर चलते हैं तो वो कभी कभी क्या गलती करते हैं कि गाड़ी आने के डायरेक्शन से ही चलते हैं, जबकि रेलवे अपने ट्रेनिंग में ये बताती है कि गाड़ी जिस डायरेक्शन से आ रही हो उसके अपोजिट डायरेक्शन से चलना चाहिए। मगर कभी कभी लोग लापरवाही दिशा से जाते हैं तो आगे से गाड़ी आती हुई दिखती है आराम से, उसको उसकी हेडलाइट भी आराम से अगर वो जलाता है तो वो भी आपको पता चल जाएगी, हॉर्न बजाए तो आपको आगे से थोड़ा रिफ्लेक्ट होके थोड़ा ज्यादा आपको पता चल जाएगा। मैंने हाल के दिनों में देखा है जो नए ट्रैक मेंटेनर आए हैं वे कान में ईयरफोन यूज करते हैं, जो कि उनके लिए भी खतरनाक है और रेलवे को भी नुकसान हो रही है। तो यहाँ आप ट्रैक मेंटेनेंस के लिए आपको अलग से कोई ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी थी आपको? जी, रेलवे ने ट्रेनिंग करवाई? रेलवे ने 28 दिन की ट्रेनिंग दी थी मुझे। इस ट्रेनिंग के दौरान रेलवे के संबंधित सभी चीज के बारे में बताया कि वर्किंग कैसे करनी है। कहाँ हुई थी आपकी ट्रेनिंग? मेरी ट्रेनिंग भुसावल में हुई थी। अच्छा, ये फील्ड ट्रेनिंग थी या फिर ये सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही आपको ट्रेनिंग करवाई गई थी? इस टाइम मुझे क्लासरूम के अंदर ही 28 दिन का ट्रेनिंग दिया गया, जिसके बाद मुझे एग्जाम भी दिया गया जिसमें 60% मार्क्स लाने होते हैं सेफ्टी कैटेगरी में। उसके बाद ही फिर आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म मानी जाती है। अब हम स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग के बारे में आपसे पूछ लेते हैं। जी बिल्कुल। स्टेशन मास्टर में आपका कितना दिन की ट्रेनिंग का शेड्यूल रहता है? ऐसे तो सब जगह 90 डेज के हैं रेलवेज में, मगर एनईआर गौरव में 90+2 डेज का ट्रेनिंग शेड्यूल है। 92 डेज? जी जी, ये ऑफिशियली वर्किंग डेज है, 92 वर्किंग डेज हैं। जी जी। इसके अंदर अगर कई बार संडे वगैरह की छुट्टी हो जाती है तो कोई फेस्टिवल वगैरह बीच में आ जाता है तो वो सारे अलग डेज काउंट किए ऐसे देखा जाए तो इनका वर्किंग डेज प्लस छुट्टी डेज मिला दिया जाए तो लगभग 110 से 112 डेज आ रहे हैं। इतने 20 दिनों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप लेवल 1 की जॉब छोड़ के लेवल 6 में आए हैं। आपने एक बहुत ही, आप कहाँ 1800 ग्रेड पे के अंदर आपने ज्वाइन किया था, आज अभी 4200 ग्रेड पे के अंदर आप काम कर रहे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अपने साथियों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मुझे स्टेशन मास्टर सिलेक्शन होने पे बहुत ही गर्व महसूस गर्व प्रतीत फील हो रहा है। मेरे साथ में जो ट्रैक मेंटेनर काम कर रहे थे वो भी अभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ताकि उनका भी सिलेक्शन कहीं अच्छे पोस्ट पे हो जाए, और मैं उन लोगों के लिए एक आइकॉन का काम कर रहा हूँ जिससे वो भी बहुत ज़्यादा जोश और जुनून से अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रख रहे हैं। उनमें से मेरे एक दोस्त भी ऐसे हैं जो ट्रैक मेंटेनर से अभी यूपी पुलिस में उनका ट्रेनिंग उन्नाव में चल रहा है। इसलिए मैं बाकी सभी ट्रैक मेंटेनर को यही बोलूँगा कि आगे अपनी कोशिश जारी करते रहिए ताकि वो भी अच्छे पोस्ट पे जाए। तो देखा दोस्तों, एक आदमी अगर मेहनत करे तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। यही दिव्यांशु जी ने, हमारे मित्र हैं, इन्होंने करके दिखाया। अगर ये चाहते तो वहां पे भी अगर पढ़ाई छोड़ देते, अगर अपनी उम्मीदें अगर हार जाते, हौसला हार जाते, तो शायद ये तैयारी नहीं करते। उस टफ सिचुएशन के अंदर भी इन्होंने अपना हौसला बुलंद रखा, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। सिचुएशन है कुछ भी हो, परेशानी आपको हर जगह आएंगी, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं रोकनी है। अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमेशा आगे बढ़ जाएंगे आप। आज अभी ये लेवल 6 में आए हैं, अभी और भी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है और भी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे ये। तो अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। हम निरंतर आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।